चालू है? ओके। गुड इवनिंग, नमस्कार दोस्तों। तो इससे पहले हम लोगों ने द्वीप ख़त्म किया था। द्वीप पूरा हो गया, द्वीप ख़त्म कर दिया था। इंडियन क्लाइमेट ख़त्म किया था ना। हाँ, कुछ याद तो रहता नहीं है। तो इससे पहले हम लोग इंडियन क्लाइमेट ख़त्म किए थे। आज हम लोग पढ़ेंगे सॉइल के बारे में। पढ़ाते हैं तो ध्यान रखा कीजिए कौन सा चैप्टर एंड हुआ है। क्या हुआ? मैंने पिछला क्लास का जिक्र किया है। हम बोले नहीं इससे पहले क्या पढ़ाए थे। सॉइल के बारे में हम लोगों को आज पढ़ना है सॉइल, मिट्टी। तो इससे पहले सॉइल पढ़ने से पहले हम लोग देख लेते हैं ICAR ये क्या होता है। मालूम है गोलू क्या होता है ये? हाँ, इसका एग्ज़ाम भी होता है ICAR का। ICAR एक परिषद है और जितने भी कृषि से जुड़ा हुआ जितने भी बड़ा बड़ा कॉलेज हो या बड़ा बड़ा विश्वविद्यालय है, बिना इसके परमिशन से कोई एग्ज़ाम नहीं ले सकता है। समझ रहे हैं? जब तक इसका परमिशन नहीं मिलता है, आप अगर किसी कॉलेज से अगर आप पास भी हो जाते हैं और इसका उस कॉलेज को अगर परमिशन नहीं मिला है तो आपको कहीं जल्दी जॉब नहीं लगेगा। समझ रहे हैं ना? तो ICAR है क्या? ये फिलहाल अगर अभी बात करें तो ये है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च। इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर किस में? रिसर्च। अगर इसे आज़ादी से पहले की अगर हम बात करें तो यही पहले जो इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च था, ये पहले इंडियन काउंसिल नहीं था। ये इंडियन के जगह पे था इम्पीरियल था ये। बाकी सब सेम था, इम्पीरियल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च। तो ये आया कहाँ से था? ये आज से नहीं था, ये बहुत दिन क्या कर रहे हैं। हालांकि यदि हम बात करें तो इसकी जो स्थापना हुई है, इसकी स्थापना 16 जुलाई 1929 को इसकी स्थापना हुई थी। समझ रहे हैं? ये जो एक परिषद है, इसकी स्थापना 16 जुलाई 1929 को हुई थी। ये आया कहाँ से? तो ये आया था सोसाइटी ये उस समय अंग्रेज का जब बोलबाला था हमारे देश में, उस समय का बात कर रहे हैं। सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, ये एक अधिनियम निकला था। ठीक है, उस अधिनियम का क्या नाम क्या था? सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1860 में आया था वो। ठीक है, तो 1860 का जो अधिनियम है, सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1860, इस अधिनियम के तहत इसे लाया गया था ICAR को। ठीक है, और आयकर बोल लीजिए। ठीक है, आयकर से ज़्यादा याद रहेगा आपको। तो आयकर तो इस अधिनियम के तहत ये आयकर आया था। ठीक है, अब जितने बड़े बड़े कॉलेज हो, विश्वविद्यालय हो, बिना इसके परमिशन के कोई एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं करवा सकता है। ठीक है, कृषि से जुड़ा हुआ जितने भी आप शिक्षा लेने जाइएगा तो बड़ा बड़ा कॉलेज जो है, इसे परमिशन लेकर के ही कोई एग्ज़ाम कंडक्ट करवाता है। तो इसकी स्थापना कब हुई थी हमारे देश में? 16 जुलाई 1929 को। अब अगर कृषि मंत्री की बात करें तो अभी जो वर्तमान में जो कृषि मंत्री है वो कौन है? आई डोंट नो। बड़ा अच्छा फोनेटिक्स बोलते हैं आप। आई डोंट नो। तो वर्तमान में जो है वो नरेंद्र तोमर
जो वर्तमान में कृषि मंत्री है, पहले ये देख लेते हैं कि इसकी स्थापना हुई 16 जुलाई 1929 को। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? हाँ, बिल्कुल सही जवाब। इसका जो हेडक्वार्टर है, सीधा लिखते हैं HQ। हेडक्वार्टर कहाँ है? नई दिल्ली। अब अरे मिसप्रिंट है, नई दिल्ली। यहाँ से सवाल आ जाएगा, ध्यान से पढ़िएगा इस चीज़ को। इसका जो हेडक्वार्टर है वो नई दिल्ली में है। अगर हम बात करें वर्तमान में जो पदेन कृषि मंत्री है, कृषि मंत्री, वो कौन है? नरेंद्र तोमर। नरेंद्र तोमर। अगर आपसे ये सवाल पूछ लिया जाए कि सबसे प्रथम कृषि मंत्री किसे बनाया गया था? बिल्कुल सही जवाब। कब बनाया गया था? नहीं, प्रथम कृषि मंत्री राजेंद्र प्रसाद बाबू को बनाया गया था कृषि मंत्री, राजेंद्र प्रसाद जी को। इनको बनाया गया था 1946 में। ठीक है, हाँ, क्योंकि वो भी बिहारी बाबू है ना। तो प्रथम कृषि मंत्री राजेंद्र प्रसाद जी को बनाया गया था 1946 में। अब आपसे पूछ दिया जाएगा कि आज़ादी के बाद प्रथम कृषि मंत्री किसे बनाया गया था? हाँ, तो वो बनाया गया था जयराम दास दौलत राम को। हाँ, आज़ादी के बाद प्रथम कृषि मंत्री। जयराम दौलत राम। आप पंच मार रहे हैं क्या? अच्छा, हाथ में। ठीक है, अब आपसे सवाल देखिए, 3 सवाल यहाँ पे पढ़ रहा है। प्रथम कृषि मंत्री पूछ ले राजेंद्र प्रसाद जी को 46 में। आज़ादी के बाद प्रथम जो कृषि मंत्री बनाया गया था वो बनाया गया था 1947 में, इनको बनाया गया था आज़ादी मिलने के बाद। ठीक है, अब आपसे अगर ये दोनों में से सवाल ना है तो अगर आपसे ये सवाल आ सकता है कि प्रथम लोक चुनाव के बाद प्रथम कृषि मंत्री किसे बनाया गया था? तो प्रथम लोकसभा चुनाव कब हुई थी? 51-52 में। तो लोकसभा चुनाव के बाद जो प्रथम कृषि मंत्री बनाया गया था, लोकसभा चुनाव के बाद प्रथम कृषि मंत्री वो बनाया गया था के मुंशी। फिर इन्हें हटा करके फिर से लाया गया रफ़ी अहमद। रफ़ी अहमद। ठीक है, ओके। मिटा दे। चलिए, याद रहेगा, पूछ ले। चलिए, मिटाने दीजिए पहले। ICR का फुल फॉर्म बताइएगा। रिसर्च। आयकर की स्थापना कब की गई थी? किस अधिनियम के तहत इसे लाया गया था? सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1860। ठीक है। इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च का प्राचीन नाम क्या था? पहले जो नाम था वो क्या नाम था उसका? इंपीरियल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। ओके। इसकी हेडक्वार्टर कहाँ है? पदेन कृषि मंत्री कौन है अभी? नरेंद्र तोमर जी। प्रथम कृषि मंत्री तो मालूम है। आज़ादी के बाद प्रथम कृषि मंत्री जयराम दास दौलत। लोकसभा चुनाव के बाद के मुंशी और रफ़ी अहमद। रफ़त नहीं, रफ़ी अहमद है। चलिए,
इतना आप लोगों को याद हो गया। अब हम लोग देख लेते हैं मिट्टी के प्रकार। सबसे पहले ये देख लेते हैं मिट्टी के बारे में जो हम लोग स्टडी करते हैं तो उसे क्या कहा जाता है? मिट्टी का अध्ययन क्या कहलाता है? वाह, याद तो है, इतना होशियार है गोलू। मिट्टी के अध्ययन कहलाता है पेडोलॉजी। और मिट्टी बनने की प्रक्रिया क्या कहलाता है? पेडोलॉजी कहलाता है। और मिट्टी बनने की प्रक्रिया को कहा जाता है पेडोजेनेसिस। बनने की प्रक्रिया। पेडोजेनेसिस, ठीक है। चलिए अब देख लेते हैं कण के आकार के आधार पे मिट्टी का प्रकार। कणों के आकार के आधार पे आधार पर ये होता है बंजरी मिट्टी, जिसका कणों का आकार सबसे बड़ा होता है। एक होता है बलुआ मिट्टी, जिसका कणों का आकार इससे छोटा होता है। एक होता है गाढ़, इसमें कणों का आकार इससे छोटा होता है। एक होता है चिकनी मिट्टी, इसमें कणों का आकार सबसे छोटा होता है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इसको ऐसे कर देते हैं, ग्रेटर देन का ऑप्शन दे देते हैं, ठीक है। अगर आपसे अगर पूछे कि निम्नलिखित मिट्टी में से कण का आकार सबसे छोटा किस में होता है? चिकनी मिट्टी में। उसके बाद और सबसे बड़ा बंजरी मिट्टी। बिल्कुल सही जवाब। तो देखिए इसमें से क्या लगता है सबसे उपजाऊ कौन सा मिट्टी होगा? नहीं, बलुआ मिट्टी। इसमें से कोई मिट्टी उपजाऊ नहीं होता है, समझ रहे हैं? अब देखिए वजह क्या है। जिस मिट्टी में कणों के आकार बड़े होते हैं, इस मिट्टी में कणों के आकार अगर बड़े होते हैं, थोड़ा और बड़ा कर देते हैं, ठीक है। इस मिट्टी में थोड़ा सा इससे छोटा होता है, इस मिट्टी में थोड़ा इससे भी छोटा होता है, और चिकनी मिट्टी में ये होता है। तो उपजाऊ क्यों नहीं होता है? देखिए बताते हैं। वजह ये होता है कि ये जितने भी मिट्टी है ये सब, इसमें कणों का आकार इतना बड़ा होता है कि बड़ा होने की वजह से ये पानी का जो होता है ना, पानी डालने के बाद ये पानी बिल्कुल इसका लेयर बहुत नीचे चला जाता है। कणों का आकार बड़ा हो जाने के कारण पानी का जो लेयर होता है वो बहुत नीचे चला जाता है, जिसके वजह से फसल को पानी नहीं मिल पाता, उसकी आपूर्ति नहीं हो पाती, इसलिए फसल नहीं अच्छा से हो पाता है। ई भाई साहब का क्या खासियत है चिकनी मिट्टी का? ई भाई साहब में कण इतना छोटा होता है कि सारा पानी को ऊपर जमा कर लेता है, पानी नीचे जाता ही नहीं है। और यही वजह होता है कि उसको जो है ना पानी जाता नहीं, हमेशा पानी नमी के ज़्यादा मात्रा हो जाने के कारण फसल ख़राब हो जाता है, समझ रहे हैं? इसलिए यहाँ भी फसल सही से नहीं हो पाता है, समझ रहे हैं? तो अब किस में फसल होता है? तो एक मिट्टी आता है जलोढ़ मिट्टी, समझ रहे हैं? जलोढ़ मिट्टी किसको कहते हैं? वो मिट्टी होता है जिसमें ये भाई साहब और ये भाई साहब दोनों मिल जाता है,
समझ रहे, जिसमें बलुआ मिट्टी और चिकनी मिट्टी दोनों के बराबर मात्रा में कण मिले होते हैं। तो उस मिट्टी में क्या होता है कि कुछ पानी जो नीचे जाना चाहता है उसको ये रोकता है, और जो ऊपर जाना चाहता है वो इसको ये नीचे ले आता है। तो इस मिट्टी को कहा जाता है जलोढ़ मिट्टी कहा जाता है। ठीक है, बलुआ मिट्टी और चिकनी मिट्टी को मिलने से कौन सा मिट्टी बनता है? जलोढ़ मिट्टी। और ये काफ़ी उपजाऊ मिट्टी होता है, जलोढ़ मिट्टी। ठीक है, इस मिट्टी में पानी की लेयर बना होता है, ना ही तो पानी ऊपर रहता है और ना ही पानी ज़्यादा नीचे जाता है, जिसके वजह से पौधों को सही समय पे उसके जड़ों तक पानी पहुंच पाता है और फसल अच्छा खासा उपज होता है। इसलिए जलोढ़ मिट्टी को उपजाऊ मिट्टी भी कहा जाता है। और इस मिट्टी में आपको धान, गेहूँ, मक्का, दलहन और तिलहन, इन फसलों का काफ़ी अच्छा उपज होता है। ठीक है, जलोढ़ मिट्टी में किसकी मात्रा होती है? बलुआ मिट्टी और चिकनी मिट्टी की। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। हम लोग आगे चलते हैं काली मिट्टी के पास। मिटा दे इसको, क्या हुआ? काली मिट्टी जो होता है ना, वो आपको कुछ बंजरी मिट्टी जो होते हैं उसके कण टूटने के वजह जो होता है दक्षिणी भारत में, उससे बनता है वो। समझ रहे हैं? तो वो ज़्यादातर आपको साउथ इंडिया में मिलेगा काली मिट्टी। इसी को कई नामों से जाना जाता है। काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है, ब्लैक सॉइल भी कहा जाता है। ठीक है, मिटा देते हैं इसको। काली मिट्टी को किस नाम से जाना जाता है? ब्लैक सॉइल, रेगूर मिट्टी, और इसे ब्लैक कॉटन के भी नाम से जाना जाता है। ब्लैक कॉटन के नाम से क्यों जाना जाता है मालूम है? कपास की खेती काली मिट्टी में काफ़ी अधिक होती है। ठीक है आज कुछ ज़्यादा अंग्रेजी ना झाड़ रहे हैं आज चलिए, अब देखिए इसमें इसकी खासियत क्या है। काली मिट्टी जो होता है ये आपको मिलेगा साउथ इंडिया में। साउथ इंडिया में बात करें तो आपको मध्य भारत से लगभग इस मिट्टी की शुरुआत हो जाती है। तो ये आपको मिलेगा कहाँ? गुजरात में, और मिलेगा आपको महाराष्ट्र में, और मिलेगा आपको कहाँ? कर्नाटक में, इन जगहों पे, और मिलेगा आपको आंध्रा में, तेलंगाना, मध्य मैंने बोला ना मध्य भारत से स्टार्ट हो जाता है, मध्य प्रदेश से। समझ रहे? क्योंकि ये पठारी एरिया जहाँ से स्टार्ट हो जाता है वहाँ से आपको मिलना ये स्टार्ट हो जाता है। तो इन जगहों पे आपको मिलेगा काली मिट्टी। अब इसकी खासियत क्या होती है? इसमें एल्युमिनियम, मैग्नीशियम और आयरन Fe इसकी बहुलता होती है, इसकी प्रचुरता होती है। समझ रहे? और यही वजह होती है, ये आयरन के वजह से ही इसमें ये मिट्टी थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग माना जाता है। समझ रहे ना? आयरन के वजह से ये मिट्टी स्ट्रॉन्ग होता है। इसलिए इस फसल में जितने भी स्ट्रॉन्ग पौधे होते हैं देखिएगा वही ज़्यादातर इसमें उगता है। समझ रहे? ठीक है, हाँ द एंड कर देते हैं। एक क्लास और इसको 2 क्लास है, चाहे छोटा ही चैप्टर है पर 2 क्लास बना देते हैं। थोड़ा सा हाँ द एंड कर दीजिए, बाकी थोड़ा सा हाँ